अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं नीबोश का, वो है ब्लड बॉर्न वायरसेस के खून से पैदा होने वाले वायरसेस। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये स्पेसिफिक एजेंट्स 7.5 एलिमेंट 7.5 में स्पेसिफिक एजेंट्स के टॉपिक का सब टॉपिक है ब्लड बॉर्न वायरसेस, जिसका पहला टॉपिक एस्बेस्टस इससे पहले लेक्चर में कवर हो चुका है। Any virus present in and transmissible by blood। ब्लड बॉर्न वायरस कौन सा होगा? जो खून के अंदर मौजूद होता है और खून के जरिए आगे मुंतकिल होने का अंदेशा होगा, तो उसको हम ब्लड बॉर्न वायरसेस बोलेंगे। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एंड हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस B एंड C, ये इसकी कैटेगरी है हेपेटाइटिस की। ट्रांसमिटेड इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, इसमें यूरिन, ब्लड के अलावा यूरिन से भी ये ट्रांसफर हो सकता है। रिस्क टू हेल्थ केयर वर्कर्स, ये जो मेडिकल स्टाफ वगैरह होता है, वो फायर फाइटर्स को हो सकती है प्रॉब्लम। पुलिस, वेस्ट डिस्पोजल वर्कर्स, मतलब ऐसे लोग जिनका इंटरेक्शन हो सकता है डायरेक्टली, वो लोग इससे सफर कर सकते हैं। सिम्टम्स आर जॉन्डिस, लीवर डैमेज। ठीक है, अलामतें क्या होगी? पता कैसे चलेगा कि हेपेटाइटिस B या C हो गया? ऐसे जॉन्डिस हो जाएगा या लीवर डैमेज, आपका जो जिगर है वो काम करना, मतलब खून वगैरह बनाना छोड़ देगा। कैन बी अ क्रॉनिक डिजीज, और क्रॉनिक डिजीज आपको पता है, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट क्या है? जो सडनली, फौरी तौर पर, जिस टाइम पे आपका एक्सपोजर हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, उसी टाइम पे रोनमा गई बीमारी। जबकि क्रॉनिक डिजीज वो होती है जिसको एक पैसेज ऑफ टाइम चाहिए, जिसका इंटरेक्शन कुछ देर होता रहेगा तो उसको एक पैसेज ऑफ टाइम चाहिए, तो वो फौरी तौर पर नहीं होगी बल्कि कुछ टाइम के बाद। तो ब्लड बॉर्न वायरसेस से जो भी चीज फैलती है, यहां पर हेपेटाइटिस B एंड C की बात करूं, कुछ वायरसेस तो ऐसे हैं जो विद इन मिनट्स फैल सकते हैं और आपको जो है डिजीज आप में ट्रांसफर हो सकते हैं और डिजीज आपको हो सकती है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज है हेपेटाइटिस B एंड C, मतलब इसको पैसेज ऑफ टाइम चाहिए, इंटरेक्शन होंगे, उसके नतीजे में ट्रांसमिट होगी और तब आपको ये डिजीज हो सकती है। अब कंट्रोल मेजर क्या है? इस हेपेटाइटिस B, C, HIV से कंट्रोल मेजर क्या है? सबसे पहला टिपिकल कंट्रोल है PPE, कि आप किसी भी सूरत पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बगैर ऐसी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म न करें जिसके अंदर ये रिस्क या हैजर्ड मौजूद है कि ब्लड बॉर्न वायरसेस से आपका इंटरेक्शन हो सकता है। अब PPE में ग्लव्स है, आई प्रोटेक्शन है। देन डिस्पोजल ऑफ मटेरियल एज क्लिनिकल वेस्ट। अब ये आपने देखना है कि डिस्पोजल ऑफ मटेरियल जब कर रहे होंगे, जैसे वार्ड बॉय वगैरह, ये इस तरह का जो स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो लोग ज्यादा मुतासर होने का खदशा होता है। प्रिवेंशन ऑफ नीडल स्टिक इंजरीज। नीडल स्टिक इंजरीज ऐसी ही होती हैं कि आप किसी भी तरह से नीडल, अब जिस तरह अक्सर कहते हैं कि जब आप इंजेक्शन के बाद नीडल को जो है तो वो तोड़ दें, एक ही नीडल से किसी दूसरे को आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। उसकी रीजन ही यही है कि ब्लड से ब्लड में ये ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए सिरिंज वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो हमेशा डिस्पोजेबल इस्तेमाल की जाती हैं और इस्तेमाल करने के बाद उनको ब्रेक कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल ना हो। लेकिन जब वो दोबारा इस्तेमाल तो नहीं होंगी, आप समझें कि पेशेंट पे इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन वो इंडिविजुअल, वो वर्कर्स जो उस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग की या वार्ड बॉय की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन, उनके सफाई सुथराई के अमल के दौरान अगर उनका इंटरेक्शन होता है और ऐसे में कोई नीडल स्टिक उनको इंजर्ड कर जाती है, तो ऐसी सूरत में ट्रांसफर उनको कोई भी ब्लड बॉर्न वायरस हो सकता है। हेपेटाइटिस A हो, B हो, HIV वगैरह कुछ भी हो, वो ट्रांसफर हो सकता है। डिकंटामिनेशन एंड डिसइंफेक्शन,
आपने जो मैंने इतनी बार बताई वो प्रिवेंशन है कि आपने ऐसा नहीं होने देना। प्रॉपर ग्लव्स पहने हो ताकि आपका इंटरेक्शन ही ना हो जिसने भी इस तरह से काम करना है। डिकंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन नहीं करनी। डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन से आपने बचे रहना है। वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर आप वैक्सीनेशन प्रॉपर होती रहे तो अगर इंटरेक्शन हो भी जाए ऐसे ब्लड बॉर्न वायरसेस से तो वो आपकी बॉडी में फल फूल नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते और आपको परमानेंट डिजीज की तरफ नहीं लेके जाएंगे। एक्सीडेंट प्रोसीजर, एग्जांपल नीडल स्टिक इंजरीज। एक्सीडेंट प्रोसीजर में क्या होगा कि आपके पास पूरा एक्सीडेंट को हैंडल करने का, टेक्निकली आप इसको सम सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा कोई इवेंट हो सकता है, ऐसा कोई सडन अनवांटेड इवेंट हो जाता है तो ऐसी सूरत में पूरा प्लान मौजूद होना चाहिए कि किस तरह से इंडिविजुअल को या वर्कर को आपने सेफ रखना है ताकि ये डिजीज उसके अंदर ट्रांसमिट ना हो सके। ये था जी हमारा आज का टॉपिक, ब्लड बॉर्न वायरसेस के खून से पैदा होने वाले वायरसेस क्या हैं, उनके रिस्क क्या हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। उम्मीद करता हूं आपको अब तक के तमाम लेक्चर बहुत बेहतर तरीके से समझ आ रहे होंगे। मजीद ये कि किसी भी तरह की क्वेरी की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो जिस तरह बाकी लोगों को जो ऑलरेडी लोग हमारे साथ राब्ते में हैं उनको हम लेके चल रहे हैं तो आपको भी गाइडलाइन दी जाएगी। अपने किसी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।